अभी बात कर रहे थे कि एल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो E5 है वो L5 है, लास्ट पॉइंट वही लेना है। इसके बाद L4, अब अपने को ड्यूरेशन को लेस करना है। जब E वैल्यू कैलकुलेट की थी तब हमने ड्यूरेशन ऐड की थी, अब ड्यूरेशन को लेस करना है। तो 46 में से 10 गया 36, L4 36। L3 36 में से 6 लेस कीजिए, L3 इक्वल टू 30। L2 30 में से 10 लेस कीजिए, L2 इक्वल टू 20। अब L1 कैलकुलेट करना है। L1 पर हमारे पास दो टेल है, एक तो L2 से वापस आ रहा है एरो और एक L3 से वापस आ रहा है। तो L2 पर वैल्यू है 20, 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 0। और इसी प्रकार से L3 पर वैल्यू है 30, 30 माइनस 25 इक्वल टू 5। ई में हमने क्या किया था, ई वैल्यू कैलकुलेट करते समय विच एवरेज मोर, जब हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हो। यहां पर विच एवरेज लेस, तो कम क्या है 0। सो L1 अपने को 0 लेना है, और वैसे भी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम होती है। तो इस प्रकार से आप पहले L और E वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए यदि हमें क्वेश्चन को एनालिटिकल मेथड से करना है। एनालिटिकल मेथड का प्रयोग कब करना है मैंने बताया, एक तो जब प्रोजेक्ट में इवेंट और एक्टिविटी बहुत ज्यादा संख्या में हो तब हमें एनालिटिकल मेथड का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, जब क्वेश्चन में फ्लोट्स पूछे जाएं, फ्लोट्स का मतलब होता है ढील की अवधि। 3 प्रकार के फ्लोट होते हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो जब 3 प्रकार के फ्लोट या फ्लोट पूछे जाएं तब भी हमें एनालिटिकल मेथड का प्रयोग करना चाहिए। अब एनालिटिकल मेथड से सीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अपने को देखना है। कंप्यूटेशन मेथड में तो मैंने क्या किया था, जितने भी वेरियस पाथ्स हैं वो मैंने लिखे थे। अब इसमें इन वेरियस पाथ्स की जरूरत नहीं है एनालिटिकल मेथड में। एनालिटिकल मेथड में हम क्या करेंगे, अपने को ये देखना है जो आपने ई और एल वैल्यू निकालनी है किस किस पॉइंट पर सेम है। 1 पर सेम है, 2 पर सेम है, तो 1 to 2 मिला दीजिए, इसको डायरेक्ट कर दीजिए। 2 के बाद 3 पर सेम है, 2 to 3 डायरेक्ट कर दीजिए। 3 के बाद 4 पर सेम है, तो 3 to 4 डायरेक्ट कर दीजिए। इस प्रकार से इसको डायरेक्ट कर दिया जो अपना क्रिटिकल पाथ है। 4 के बाद 5 पर, तो 4 to 5। तो कहने का मतलब अपना जो क्रिटिकल पाथ हुआ सीपी वो है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 20 plus 10 plus 6 plus 10, so 46 डेज, ये हमारा सीपी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कंप्यूटेशन मेथड में वेरियस पाथ्स, जितने भी अल्टरनेटिव पाथ्स हैं वो आपको देखने हैं। उनमें से जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ होगा वो सीपी होगा। जबकि एनालिटिकल मेथड में जहां जहां पर जिस जिस इवेंट पर ई और एल वैल्यू सेम है उन ई और एल वैल्यू को मिलाते हुए आप सीपी कैलकुलेट करें। तो ई और एल वैल्यू 1 पे सेम है, 2 पे, 3 पे, 4 पे और 5 पे। सो हमारा सीपी हुआ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, यानी 46 डेज। तो ये है एनालिटिकल मेथड। अब सवाल आता है फ्लोट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आप एक फ्लोट टेबल बनाएंगे। फ्लोट टेबल, फ्लोट्स का मतलब ये होता है ढील की अवधि, यानी किसी भी एक्टिविटी को अपन कितना डिले कर सकते हैं, कितना पोस्टपोन कर सकते हैं, कितनी इसमें गुंजाइश है। तो फ्लोट टेबल के लिए इसमें कुल 9 कॉलम्स हैं। आपको पहले 2 कॉलम बना लेने हैं। ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, एक्टिविटी और ड्यूरेशन। एक्टिविटी एज इट इज नोट कर लीजिए, एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4 एंड 4 to 5। इनका ड्यूरेशन भी नोट कर लीजिए, 20, 25, 10, 12, 6 और 10। तो एक्टिविटी ये कॉलम नंबर 1 हुआ, ड्यूरेशन ये कॉलम नंबर 2 हुआ। पहले 2 कॉलम नोट करें। अब आगे के कॉलम में आपसे शेयर करूंगा। तो कॉलम नंबर 3 क्या है, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 ये स्टार्ट के 2 पॉइंट है ई और एल, अर्ली और लेट। यानी किसी भी एक्टिविटी का
जो स्टार्ट पॉइंट है वो जल्दी से जल्दी अर्लीस्ट हम उसको कब शुरू कर सकते हैं। 1 to 2 एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट पॉइंट क्या है, 1 to 3 का अर्ली क्या है। तो पहले अर्ली वैल्यू निकालेंगे, अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट क्या करना है, इसके लिए सीधा सा तरीका है। अर्ली स्टार्ट पॉइंट किसे कहते हैं? अर्ली स्टार्ट पॉइंट का मतलब है L1 नोड पर ई वैल्यू, L1 नोड पर ई वैल्यू। देखो ये आपकी L1 होती है और ये L2 होती है। L1 का मतलब लोअर लिमिट और L2 का मतलब अपर लिमिट, या इसको IJ नोड भी बोलते हैं, I और J नोड। तो आप जिससे मर्जी डिनोट कर लीजिए। तो L1 नोड पर ई वैल्यू, L1 आपकी ये वाली नोड है, इस नोड पर अपने को ई वैल्यू यहां नोट कर देनी है। ये हर एक एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम है। तो 1 का मतलब E1 लेना है। अब डायग्राम में जो आपने लिखा हुआ है, E1 कितना है? 0, फिर 1 यानी E1 0, फिर 2 यानी E2 20, फिर E2 के बाद है E2, फिर E2 20, E3 30 और E4 36। कहने का मतलब अपने को जो थर्ड कॉलम है ये समझ आ गया होगा। अर्ली स्टार्ट, हर एक एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम अपने को नोट डाउन करना है। और ये अर्ली स्टार्ट क्या है? L1 नोड पर ई वैल्यू, यानी L1 जो लोअर लिमिट है, L1 नोड को पकड़ लीजिए, ये L1 है। L1 पर ई वैल्यू यानी E1, E2, E3, E4 वैल्यू नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप नोट करना कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 क्या है? L2 नोड पर L वैल्यू। कॉलम नंबर 6 क्या है? L2 नोड पर L वैल्यू। तो देखिए, यानी कॉलम नंबर 6 का मतलब फिनिश का लेट फिनिश टाइम। ऐसे ही जैसे स्टार्ट के 2 टाइम है, ऐसे ही फिनिशिंग, हर एक एक्टिविटी का जो फिनिशिंग पॉइंट है उसके भी 2 तरह के टाइम है। अर्ली से अर्ली हम उसको कब फिनिश कर सकते हैं और लेट उसको कब फिनिश कर सकते हैं। तो हर एक एक्टिविटी का आपको लेट फिनिश टाइम पहले लिखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको कब संपन्न कर सकते हैं। तो L2 यानी ये वाली नोड पकड़ लीजिए, अपर लिमिट, इस पर L वैल्यू। तो L2 लिखना है अपने को। L2 कितना है? वहां से देखिए डायग्राम में से 20, फिर L3 कितना है? 30, फिर L3 कितना है? 30, फिर L4 36, L4 36 और L5 46। तो आप पहले ये कॉलम नंबर 6 फीड कर लीजिए। कॉलम नंबर 6 के बाद अब अपने फीड करेंगे कॉलम नंबर 5। तो कॉलम नंबर 5 का मतलब सीधा सा है कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम नंबर 5 का मतलब फिनिशिंग टाइम है, अर्ली फिनिशिंग, यानी किसी भी एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कब फिनिश कर सकते हैं। तो 2 + 3 यानी जो स्टार्ट का अर्ली था उसमें ड्यूरेशन को ऐड कर दीजिए। अर्ली स्टार्ट में ड्यूरेशन को ऐड करोगे तो उसका वो अर्ली फिनिश टाइम आ जाएगा। तो कॉलम नंबर 2 + 3 यानी 2 और 3 5 होते हैं ना, तो 2 + 3 इसको आप ऐड कर दें तो 2 + 3 = 5। तो 20 + 0 20, 25 + 0 25, 10 + 20 30, ये 32, ये 36 और ये 46। तो ये आया आपका कॉलम नंबर 5। अब कॉलम नंबर 5 के बाद कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 का मतलब स्टार्ट का लेट टाइम, यानी किसी भी एक्टिविटी को लेट से लेट कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है कॉलम नंबर 6 - कॉलम नंबर 2। मीन्स जो फिनिश का लेट टाइम है उसमें से ड्यूरेशन को लेस कर दीजिए। फिनिश के लेट टाइम में से ड्यूरेशन को लेस करेंगे तो उसका स्टार्ट का लेट टाइम आ जाएगा। तो देखिए
6 में से 2 लेस करें, 6 में से 2 जाए, वैसे भी 4 ही होता है, तो 6 माइनस 2, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 25 5, 30 माइनस 10 20, 36 माइनस 12 24, 36 माइनस 6 30, 46 माइनस 10 36। ये आपके फर्स्ट 6 कॉलम कंप्लीट हो गए। अब कॉलम नंबर 7, कॉलम नंबर 7 टोटल फ्लोट, तो इसका सीधा सा तरीका है कॉलम 6 माइनस 5 और कॉलम 4 माइनस 3। 6 में से 5 कम कर दो या 4 में से 3 कम कर दो, एक ही बात है। ये आपका टोटल फ्लोट आ जाएगा कुल ढील की अवधि, यानी किसी भी एक्टिविटी को टोटल हम कितना डिले कर सकते हैं, कितना पोस्टपोन कर सकते हैं। तो कितना पोस्टपोन कर सकते हैं या कितना डिले कर सकते हैं, 6 माइनस 5 या 4 माइनस 3, ये 0 आएगा, ये 5 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 0 और 0। ये टोटल फ्लोट है, यानी एक्टिविटी 1 to 2 में कोई गुंजाइश नहीं है। एक्टिविटी 1 to 3 में 5 डेज की गुंजाइश है। ऐसे हमने ये सारे टोटल फ्लोट कैलकुलेट कर लिए। यानी टोटल फ्लोट कुल ढील की अवधि वो है जो कि हम किसी भी एक्टिविटी को कितना पोस्टपोन या कितना डिले कर सकते हैं। यहां तक आपने जो कैलकुलेशन की वो चेक भी हो जाएगी। ऑलवेज जो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी है उसका टोटल फ्लोट 0 होगा। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्रिटिकल एक्टिविटीज, क्रिटिकल एक्टिविटीज जो सीपी में आती है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5, इनका टोटल फ्लोट ऑलवेज 0 होगा। 1 to 2 चेक कर लो 0 है, फिर 2 to 3 0 है, 3 to 4 0 है और 4 to 5 0 है। तो टोटल फ्लोट तक हमारा क्वेश्चन चेक हो जाएगा। जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी उसका टोटल फ्लोट हमेशा 0 होगा। अब इसके बाद यदि क्वेश्चन में फ्री फ्लोट भी पूछे जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्री फ्लोट का मतलब कॉलम नंबर 8, कॉलम नंबर 8 मींस फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट ये कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो कॉलम नंबर 7 में से आपको लेस करना है। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला है कॉलम नंबर 7 यानी टोटल फ्लोट माइनस L2 नोड पर L व E का डिफरेंस। यानी टोटल फ्लोट में से क्या लेस करना है, L2 नोड, इधर वाला नोड आपको लेना है। कॉलम नंबर 7 में से L2 नोड पर जो L और E का डिफरेंस होगा वो लेस कर देंगे तो आपके ये फ्री फ्लोट आ जाएगा। फ्री फ्लोट होता क्या है, फ्री फ्लोट से हमारा तात्पर्य है यानी बाद वाली एक्टिविटी में जो पोस्ट डिसीजन एक्टिविटी है, बाद वाली एक्टिविटी में बिना कोई इफेक्ट डाले हम किसी भी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, कितना पोस्टपोन कर सकते हैं, उसी को अपन फ्री फ्लोट के नाम से पुकारते हैं। मतलब समझ गए होंगे, यानी बाद वाली जिस भी एक्टिविटी को अपन डिले करना चाहते हैं उसके बाद वाली एक्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़े, फिर हम किसी एक्टिविटी को कितना डिले कर सकते हैं, वो फ्री फ्लोट कहलाता है। तो टोटल फ्लोट में से लेस करना है L2 नोड पर L व E का डिफरेंस। तो L2 नोड, ये 2 नंबर नोड पे देखो डिफरेंस कितना है, 2 नंबर नोड पे डिफरेंस कितना है 0, तो 0 में से 0 लेस करो 0 आएगा। फिर 3 पर डिफरेंस कितना है 0, 5 में से 0 लेस करो 5 आएगा। फिर 3 पर डिफरेंस कितना है 0, 0 में से 0 लेस करो 0 आएगा। 4 पर डिफरेंस कितना है 0, 4 में से 0 लेस करो 4 आएगा। 4 पर डिफरेंस कितना है और 5 पर डिफरेंस कितना है। यानी कहने का मतलब टोटल फ्लोट कॉलम नंबर 7 में से लेस करना है क्या, L2 नोड पर L और E का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ L एंड E ऑन L2 नोड। तो L2 नोड पर जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को टोटल में से कम करेंगे, ये आपका फ्री फ्लोट आ जाएगा।
तो बाद वाली एक्टिविटी में बिना कोई इफेक्ट डाले हम इन दो एक्टिविटियों को ही पोस्टपोन कर सकते हैं, 1 2 3 और 2 2 4 को। अब आता है लास्ट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, यानी कि स्वतंत्र ढील की अवधि क्या है। जैसे हमने कहा कि फ्री फ्लोट, बाद वाली एक्टिविटी में बिना कोई इफेक्ट डाले हम कितना पोस्टपोन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोट में पोस्ट और प्री न तो बाद वाली एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट आए, ना पहले वाली एक्टिविटी पे कोई इफेक्ट आए। बाद वाली और पहले वाली दोनों ही एक्टिविटी में से किसी पर भी विदाउट एनी इफेक्ट हम किसी एक्टिविटी को कितना पोस्टपोन कर सकते हैं, इसको हम इंडिपेंडेंट फ्लोट कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे आएगा, कॉलम नंबर 9 यानी इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी अभी आपने फ्री फ्लोट निकाले थे, कॉलम नंबर 8 फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट में से क्या लेस करना है, L1 नोड पर L व E का डिफरेंस। अब आपको इस कॉलम में से लेस करना है, यानी फ्री फ्लोट में से लेस करना है L1 नोड पर L व E का डिफरेंस, वो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट आएगा। तो देखिए L1 नोड ये है, 1 पर L और E का डिफरेंस कितना है, 0, 0 में से 0 गया 0, फिर 1 पर डिफरेंस कितना है 0, 5 में से 0 गए, कितने आएंगे 5, फिर 2 पर डिफरेंस कितना है 0, 0 में से 0 0, 2 पर डिफरेंस कितना है 0, 4 में से 0 गए 4, 3 पर डिफरेंस कितना है 0 और इस पर डिफरेंस कितना है 0, फिर 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब इंडिपेंडेंट फ्लोट भी दो ही एक्टिविटी में पॉसिबल है, 1 2 3 और 2 2 4 में। बाद वाली और पहले वाली किसी भी एक्टिविटी में बिना इफेक्ट डाले इन दो एक्टिविटीज को आप पोस्टपोन कर सकते हो, ये आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट है। तो जब भी क्वेश्चन में फ्लोट्स पूछे जाए, 3 प्रकार के फ्लोट होंगे, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तीनों फ्लोट की कैलकुलेशन के लिए आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल का प्रोसीजर मैंने आपको एक एक कॉलम को क्लियर कर दिया है, किस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करें। और फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, एक्टिविटी ड्यूरेशन। और जब भी फ्लोट्स पूछे जाएं या एक्टिविटी और इवेंट बहुत ज्यादा हो, तब हम एनालिटिकल मेथड का प्रयोग करें। और एनालिटिकल मेथड के लिए आपको बताया कि आप प्रत्येक इवेंट पर ई और एन वैल्यू निकाल लें, तो क्योंकि इसकी आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। और तो इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जिन भी क्वेश्चन में फ्लोट्स पूछे हैं वो आप ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू।